जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में हमने पाषाण काल को कंप्लीट किया, लेकिन पाषाण काल से ही लगा हुआ एक चैप्टर और निकल के आता है, सिंधु घाटी सभ्यता। अध्ययन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से बनते हैं, यूपीपीसीएस के बहुत सारे क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। तो हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में समझते हैं कि ये कैसी व्यवस्था है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, नाम सिंधु घाटी आपने पढ़ा होगा, कहीं कहीं पढ़ा होगा अपना हड़प्पा सभ्यता। एक ही नाम है, ये आपको याद रखना है, एक ही नाम है। इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं क्योंकि ये हड़प्पा नदी के, हड़प्पा जो शहर है उसके किनारे था ये, तो इसलिए हड़प्पा। अच्छा, पहली बार जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी। हड़प्पा एक शहर का नाम था, तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो इसका नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। अब ये सिंधु घाटी, सिंधु नदी है, ये देखिए ये सिंधु नदी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से बोलते हैं इसको। यहाँ पे एक नदी और थी, प्राचीन नदी, जो विलुप्त हो गई, जिसको सरस्वती नदी बोला करती थी, तो इसको सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। उसका कारण ये भी है कि देखिए ये सिंधु नदी है और ये गंगा नदी है। यहाँ पे एक नदी हुआ करती थी, सिंधु नदी। यहाँ पे 1100 स्थल खोदे गए, 1100 स्थल खोदे गए, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी बोला गया। प्रथम नगरी सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता ये इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि नव पाषाण काल में आपने पढ़ा होगा कि छोटे छोटे गांव बस गए थे। गांव बसने के बाद भारत की सरजमी पर, धरती पर पहली बार नगरों की व्यवस्था हुई, बड़े बड़े नगर बसाए गए। तो पहली बार नगर बसाए गए, इसलिए इसको प्रथम नगरी सभ्यता भी बोला जाता है। कांस्य सभ्यता, कांस्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कांसे के औजार थे, कांसे के बर्तन थे, या कांसे के जो भी यूज करने वाला सामान होता है वो सब कांसे का था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कांसा जो है तांबा प्लस टीन, तांबा और टीन दोनों को मिला के कांसा बनता है। आगे देखते हैं, मैपिंग के बारे में एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, भारत का मैप है, भारत के मैप में ये जो वाला हिस्सा है ये पाकिस्तान वाला हिस्सा आ जाता है, कुछ इसमें गुजरात और राजस्थान वाला भी हिस्सा आ जाता है, बाकी ये हिमाचल वाला भी हिस्सा आ जाता है। यहाँ पे ये ट्रायंगल टाइप में, ये त्रिभुजाकार, हड़प्पा की जो व्यवस्था थी या जो सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार थी। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये हड़प्पा एक नगर था, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो था, और ये नदी बह रही है सिंधु घाटी नदी, और यहीं पर रावी है, चिनाब है, इन्हीं की सहायक नदियाँ बसी हैं। तो जितनी भी नदियाँ थी सभ्यता वहीं बसी थी। अब आते हैं आगे, ये देखिए मेहरगढ़ बसा हुआ है, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, लोथल गुजरात में पड़ता है। आगे हम मैपिंग में बाद में समझेंगे, पहले हम आगे आते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक बार समझ लीजिए कि जॉन मार्शल थे, उन्होंने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी नाम दिया। मैं लिख देता हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको शॉर्टकट में हम लिख देते हैं IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस है, एक शब्द निकला हुआ है ये सिंधु घाटी से, वैली माने घाटी होता है, सिविलाइजेशन माने होता है सभ्यता। अच्छा, सभ्यता का मतलब आप जानते होंगे कि व्यक्ति का जो मानवीय व्यवहार जब सभ्य होता है तो उसको सभ्यता बोला जाता है। तो सभ्य से ये सभ्यता निकला होगा। आपने कई बार ये बचपन में ये शब्द पढ़ा होगा कि उनका घर में बच्चे बहुत सभ्यतादार हैं, वो बहुत सभ्य हैं। तो सभ्यता जो होती है वो हमारे रहन सहन, हमारी भाषा शैली, हमारे आचार विचार, तो जिनकी आचार विचार अलग होते हैं, उनका रहन सहन अलग होता है, वही एक सभ्यता कहलाई जाती है। तो ये जो व्यवस्था थी, ये सभ्यता जो थी, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता, इनका रहन सहन अलग था, इनके मकान बनाने की पद्धति पहली बार थी, है ना, और बर्तन के आकार हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आगे चल के देखेंगे। पहले हम भूमि का बनाते हैं, भूमि का चलते हैं। देखिए, सिंध एवं सहायक नदियों के किनारे विकसित ये सभ्यता थी। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। हालांकि ये सभ्यता दबी हुई थी, ये कैसे निकल के आई आगे हम देखेंगे। कनिंघम महोदय ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया केवल,
केवल सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य व्यापक रूप से चला। जब ये रेलवे लाइन बिछा रही थी कराची से लाहौर के बीच में, तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक जॉन वर्टन थे और विलियम ब्रेटन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। वो ये था कि जिस समय ये खुदाई चल रही थी रेलवे लाइन की, उस समय कुछ ईंटें निकली। जब ईंटें खोदी तो उसके अंदर एक पुरानी सभ्यता निकल के आई, तो लोग चौंक गए, उनका फिर खुदाई कराते हैं। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन, जिसमें 1902 में लॉर्ड कर्जन थे, आपको पता होगा, उनके द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया था। ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ गया, क्योंकि दयाराम साहनी जो थे उनको हड़प्पा शहर की उत्खनन का कार्य दिया गया, तो शुरुआत वहीं से की गई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब देखिए, राखालदास जो बनर्जी थे उनको मोहनजोदाड़ो को खोजकर्ता बनाया गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब तक 1400 से लेकर 1500 की खोज हो चुकी है। कुछ अभी शोध में चल रही हैं और कुछ हो चुकी है। लगभग 1400 स्थल की खोज हो चुकी है, लेकिन कुछ अभी पेंटिंग में भी पड़ी है। यह विश्व की सबसे प्राचीन वृद्ध सभ्यताओं में शामिल थी। आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया और सोमेलियन सभ्यता और मिस्र सभ्यता इन सबसे भी 12 गुना ज़्यादा बड़ी थी। अगर दोनों सभ्यताओं को मिला दिया जाए तो उनसे 12 गुना ज़्यादा बड़ी थी भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, फादर इसके कालक्रम के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का हमें कालक्रम नहीं पता होता कि इसका कालक्रम कितना है। तो फादर एच हैरास के अनुसार 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से लेकर 2700 ईसा पूर्व माना जाता है। माधव स्वरूप बत्स 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व माना जाता है। मैके महोदय ने 2800 2500 माना है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि रेडियो कार्बन किसी चीज़ का जब परीक्षण किया जाता है तो उसकी एक उम्र का पता चलता है। तो रेडियो कार्बन के अनुसार 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व इसका कालक्रम माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी पुरानी है। अच्छा, कारण एक और भी है। ये जो सभ्यता है वर्तमान में अभी वर्तमान की सभ्यता बसी हुई है, मतलब अभी वहाँ मकान बने हुए हैं। ये यहाँ मकान बने हुए हैं वर्तमान में। अब यहाँ पे क्या है कि पुरानी सभ्यता यहाँ पे दबी हुई है। तो अब पुरानी सभ्यता को हम उत्खनन करने के लिए हमें वर्तमान की सभ्यता को नष्ट करना पड़ेगा, है ना। वो हम कर नहीं सकते। इसलिए कुछ सभ्यता ऐसी हैं जो नीचे है, कुछ अभी तथ्य ऐसे मौजूद हैं नीचे जिनको अगर हम खोजेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन इनकी नई जो सभ्यता है वर्तमान की सभ्यता की वजह से हम नीचे की खुदाई नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ा कारण है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी का विस्तार क्षेत्र स्वतंत्रता से पहले, मतलब जब हम गुलाम थे 1947 से पहले 40 स्थल खोजी गई अंग्रेजों के समय में, और स्वतंत्रता के से वर्तमान तक मतलब अभी तक 1100 स्थल खोजे गए हैं। अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं, पाकिस्तान में 475 स्थल हैं और भारत में 926 स्थल निकले गए। अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 475 और 926। अब आते हैं भारत में स्थल। देखिए, भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और एक और है महाराष्ट्र। इन स्थलों पे खुदाई की तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये देखिए, सिंधु घाटी का जो क्षेत्रफल है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, ये क्षेत्रफल उत्तर से लेकर दक्षिण, तो ये 1400 किलोमीटर। और अगर हम इस तरह की बात करें तो ये है 1600 किलोमीटर। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग ऐसी 20 लाख किलोमीटर के समथिंग ये वाला क्षेत्र आता है। ये त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल है। मैंने बताया था कि मिस्री की जो सभ्यता है उससे हमारी जो सभ्यता है वो 20 गुना ज़्यादा बड़ी सभ्यता है। आगे देखते हैं, विशेषताओं के बारे में जानते हैं।
स्थल एवं विशेषताएं। देखिए हड़प्पा भारत के अंदर, ये पंजाब पाकिस्तान में इस समय है वर्तमान में। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान व लड़काना ज़िले में है। ये क्वेश्चन भी आया था अभी जेल वार्डन वाले में कि मोहनजोदड़ो कौन से ज़िले में है वर्तमान में। लोथल, रंगपुर, धोलवीरा ये गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ ज़िले में है। बनवावली ये हरियाणा के फतेहाबाद में है। और चंदूड़ो ये पाकिस्तान में धोलावीरा। आगे हम देखेंगे ये मैपिंग के अनुसार अगर देखा जाए तो देखिए ये नदी जा रही है, ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी में ये पाकिस्तान है और यहीं पे सारी व्यवस्था है। मुंडीगढ़ से लेके ये क्वेटा, दरबार कोट, सतलज, हड़प्पा ये रहा, लाहौर ये रहा, ये पूरा ये पाकिस्तान वाला से। ये संधि नदी के वैदिक नदी जिसको बोलते हैं सरस्वती नदी, उसकी साक्ष्य दिखा रहे हैं। और देखिए राजस्थान, बीकानेर, पंजाब, चिनाब, यहीं के आसपास ये देखिए मोहनजोदड़ो ये रहा, सिंधु नदी ये है। तो यहाँ के आसपास इन शहरों की स्थापना हुई थी। मतलब जहाँ पर नदी थी, चाहे वो चिनाब नदी रही हो या फिर सतलज नदी रही हो, तो उसके आसपास की ये व्यवस्था थी। आगे देखते हैं हड़प्पा नगर। अब इसकी विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं एक बार। देखिए हड़प्पा नगर सबसे बड़ा नगर था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, माउंटगोमरी जिला। ये याद रखना है, माउंटगोमरी जिला, जिसे आज वर्तमान में साहिलवाल जिला कहते हैं। ये रावी नदी के तट पर, बाएं तट पर है। 2 भागों में बटे नगर थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। इसके बारे में हम एक बार समझ लेते हैं, एक सेकंड। देखिए हड़प्पा जो नगर था उसमें 2 टीला बने हुए थे। एक टीला ये था और दूसरा टीला ये था। इस टीलों को बोला करते थे पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, और इसको पूर्वी टीला, पूर्वी टीला बोला जाता था। ये जो पश्चिमी टीला था इसमें जो बड़े बड़े लोग थे, जैसे पुरोहित थे या प्रशासनिक के जो लोग थे वो रहते थे। ये ऊंचे पर होता था। और दूसरा जो टीला होता था ये पूर्वी, इसमें श्रमिक लोग रहते थे। तो ये 2 प्रकार के टीला थे। इसी के बराबर में एक अन्नागार भी मिला है, अन्नागार, यहाँ पर अन्नागार भी था। तो इस तरह के ये 2 टीला हुआ करते थे। पश्चिमी टीला में पुरोहित प्रशासन के वर्ग के लोग रहते थे। दुर्ग टीला कहा भी जाता है। दुर्ग टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन टीलों के, ये जो टीला है इसके 4 दीवारें जो थी वो बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें लगी होती थी, जिसको दुर्ग बोला जाता है। आपने बहुत सारे किला देखे होंगे, किला में कोई भारी आक्रमण ना करे इसलिए क्या करते हैं कि 4 दीवारी बना देते हैं, उसको दुर्ग कहा जाता है। मतलब सुरक्षा कवच कहा जाता है एक तरह से देखा जाए। ज़्यादा ऊंचा था जो पश्चिमी टीला था, 4 दीवारी से घिरा होता था। अंदर की जो दीवार थी वो कच्ची थी और बाहर की दीवार पक्की ईंटों की होती थी। आप अगर इसमें देख पा रहे हैं मैप में, तो एक तरह से ये देखिए, ये जो है ना ये ऊंचे पे है, ये पश्चिमी टीला है, और बाकी का ये जो है ये पूर्वी टीला है जहाँ श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे। एफ टीला मैंने बताया था कि यहीं पे जो ऊपर एक टीला और था, ये टीला, इसको एफ टीला बोला जाता है। एफ टीला में अन्नागार मिला है। अच्छा, अन्नागार जो मिला है ना, ये भी 2 पंक्ति में मिला है। मतलब 6 कमरे इधर हैं और 6 कमरे इधर हैं, जहाँ पर अन्नागार है। यहाँ पे जौ के साक्ष्य हैं और गेहूँ के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, अन्नागार मिले। 15 श्रमिक आवास भी मिले हैं हड़प्पा में। वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, 8 वृत्ताकार जौ व गेहूँ के साक्ष्य, और तांबे की इक्का गाड़ी भी एक मिली है। आगे देखते हैं, एक लकड़ी की कब्र मिली है जिसको R37 नाम दिया गया है। जॉन मार्शल के निर्देशन में कार्य किया गया। खुदाई करता है दयाराम साहनी थे और सहायक के रूप में माधुराव वत्स थे। हम बात कर रहे थे हड़प्पा की, हड़प्पा नगर की। अब दूसरा आता है मोहनजोदड़ो। आपने फिल्म देखी होगी, अगर नहीं देखी तो एक बार देख लेना, ऋतिक रोशन की। आपके मन में एक भूमिका बन जाएगी मोहनजोदड़ो के बारे में कि कैसी व्यवस्था थी। देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर ये मोहनजोदड़ो मौजूद था, वहाँ पर था ये। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा उत्खनन किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 सवाल आते हैं। एक तो ये लड़काना जिले वाला ये सवाल आ जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो था ये पाकिस्तान के किस शहर में था, तो लड़काना जिले में था। ये आपको ध्यान रखनी है। जॉन मार्शल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर 7 बार बाढ़ आई, 7 बार बाढ़ आई और 7 बार ये मोहनजोदड़ो जो था वो डूब गया था पानी के अंदर। यूआर कनेडी के द्वारा, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा बताया गया कि मलेरिया के कारण इसका पतन हो गया। तो पतन के हम और भी इसके बहुत सारे कारण पढ़ेंगे, इनके द्वारा ये आता है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था, 35 से 40 हजार लोग रहते थे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए, ये था, ये पूरा दुर्ग है, टीला है, और यहाँ पे मकान बने हुए थे बहुत सारे। आप देख सकते हैं कि जितनी खुदाई हुई केवल उतना निकल के आया है। अगर व्यापक रूप से अगर इसकी खुदाई होती तो मैं बता रहा हूँ कि लगभग, अब उसमें दिया था ना 20 लाख किलोमीटर में ये पूरा में फैला हुआ था। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इतना बड़ा इसका क्षेत्रफल हुआ करता था। अब मोहनजोदड़ो के उपनाम इसके देखिए, मोहनजोदड़ो को ये कई बार आया है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले का एग्जाम हुआ था, उसमें ये आया था कि मृतकों का टीला किस नगर को कहा जाता था। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का इसको कहा जाता था। इसको प्रेतों का टीला भी कहा जाता है, सिंधु का बाग भी कहा जाता है, स्तूप टीला भी कहा जाता है। स्तूप टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजा कनिष्क थे कुषाण वंश के, इन्होंने ये स्तूप बनवाया था। ये देखिए, ये जो स्तूप है ये कुषाण वंश ने बनवाया था। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार, ये एक महोदय थे, वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जुड़वा राजधानी थी। तो ये सवाल भी बनता है कि जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है प्राचीन काल में, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा नगर था ये मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं, नगर नियोजन की व्यवस्था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हड़प्पा की तरह टीले की व्यवस्था थी। जैसे हड़प्पा में हमने पढ़ा था ना कि 2 टीला हुआ करती थी, ये पश्चिमी टीला और ये पूर्वी टीला। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी यही था। पश्चिमी जो टीला था इसमें जो पुरोहित थे या प्रशासन के लोग थे वो रहते थे, और यहाँ पर श्रमिक लोग रहते थे। ये पूर्वी टीला में आगे देखते हैं, पश्चिमी टीला बहुत बड़ा था, खंभों से बना हुआ था, सभा भवन मिला है। मतलब सभा भवन मिला है तो इसका मतलब ये था कि वहाँ सभाएं लगती थी, है ना। पुरोहित आवास मिला है, मतलब पुरोहितों के लिए एक अलग से आवास थे। एक विद्यालय भी मिला है, विद्यालय का यहाँ से एक साक्ष्य भी मिला है। पुरोहित और प्रशासन के बच्चे पढ़ते थे, हालांकि क्या पढ़ते थे, वहाँ की जो लिपि है वो हम आज तक पढ़ नहीं पाए हमारे वैज्ञानिक। प्रत्येक घर में कुआं था, स्नान घर था, 3 से 4 कमरे थे, 2 से 3 मंजिला मकान हुआ करते थे, छत लकड़ी की हुआ करती थी, सीढ़ियाँ होती थी। पक्की सड़कों का एकमात्र साक्ष्य भी जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। पक्की ईंटों के घर, दरवाजे गलियों में खुलते थे। अन्नागार के साक्ष्य व्रत स्नानघर में मिला है। और नालियों की सुगढ़ व्यवस्था भी थी। सुगढ़ का मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था थी। एक बात दिखाते हैं आपको, देखिए ये स्नानागार है। स्नानागार में सीढ़ियाँ भी आपको देखने को मिल रही हैं, और ये मकानों की व्यवस्था होती थी। तो मकान के जो दरवाजे थे वो गलियों में खिलते थे, और जो रोड होते थे ना लगभग 10-10 मीटर की हुआ करते थे, उनको राजपथ बोला जाता था। नालियाँ जो थी वो गली के बाहर रहती थी, और जो सड़कें थी वो लंबवत काटती थी एक दूसरे को। तो बहुत अच्छी ये व्यवस्था थी। आगे देखते हैं, 10 इंची की कांसे की एक मूर्ति भी मिली है। मूर्ति हम आपको आगे दिखाएंगे। सर्वाधिक 1200 मोहरें मिली हैं, 1200 मोहरें मिली हैं, वो भी सैलकड़ी की हैं। सूती कपड़ा मिला है, उसके अंदर एक चाकू भी मिला है। सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी, अभी मैंने बताई था। 10 मीटर चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, राजपथ कहा जाता है। सड़क को पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य भी जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। लिपि कैसी थी, बहुत चित्रात्मक थी, जिसको इंग्लिश में बुस्टोफोर्दन लिपि बोला जाता है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी, है ना। और घोड़ा, लोहा और गाय से ये परिचित नहीं थे यहाँ के लोग। ये देखिए, ये नर्तकी की मूर्ति है, सैलकड़ी मिली है, और ये कुछ और भी खिलौने हैं ये मिले हैं। ये देखिए, घोड़ा, लोहा, गाय से ये लोग परिचित थे। मतलब सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको नहीं पता कि घोड़ा क्या होता है ना। घोड़ा नहीं आए थे, क्योंकि घोड़ा तो आर्य लेके आए थे। आर्य वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ेंगे। लोहा की जो खोज है वो 600 ईसा पूर्व में हुई है, 16 महाजनपद काल में। और पहला जो लोहे का साथ मिला है वो भी अतरंज खेड़ा ईटा से मिला है। गाय से ये लोग परिचित नहीं थे। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात थी वो थी मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। कितने लोग जानते हैं कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था क्या होती है? देखिए, व्यवस्था जो होती है ना 2 प्रकार की होती है। पारिवारिक व्यवस्था, एक होती है मात्र सत्तात्मक व्यवस्था। तो पहले हम इसके बारे में जान ही लेते हैं। चलिए देखिए, एक व्यवस्था है पितृसत्तात्मक व्यवस्था।
देखिए मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में, मतलब मोहनजोदड़ो की। मात्र सत्तात्मक का मतलब होता है जब माता काम करती है और पूरा घर बैठ के खाता है, उसमें पिता घर के काम करता है और माता बाहर शिकार खेलने जा रही है, जो भी है रोजगार का काम है वो माता कर रही है। वर्तमान की स्थिति क्या है कि पिता सत्तात्मक व्यवस्था है, मतलब घर में पिता की चलती है, पिता काम करता है, पूरा घर बैठ के खाता है, इसको पिता सत्तात्मक व्यवस्था कहते हैं। आज जितने भी नियम कानून होते हैं वो पुरुषों के बनाए हुए नियम कानून हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, तो माँ के नियम कायदे चलते थे। अगर सोचो अगर आज हो जाए मात्र सत्तात्मक व्यवस्था तो कैसा होगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। देखिए वस्त्र ऊनी व सूती के पहनते थे। आगे देखते हैं, अब आते हैं मनोरंजन। मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो मनोरंजन कैसे करते थे, तो मनोरंजन इनका था मछली पकड़ना, शिकार करना, पासा खेलना, पशु व पक्षियों को लड़ाना, ये इनके मनोरंजनकार होते थे। अच्छा, यहाँ का जो समाज था वो शांति प्रिय समाज था, व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व था, तलवार से ये लोग अपरिचित थे, ये नहीं जानते थे कि तलवार होती क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि व्यापारी प्रभुत्व था। व्यापार से का मतलब है कि यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। अब व्यापार करते थे तो व्यापार कैसे करते थे, है ना, तो यहाँ की जो व्यवस्था थी व्यापार करने की उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास मसूर की दाल है और आपके पास चावल हैं, आपने अपनी खेती में चावल किए, मेरे पास मसूर की दाल है। हम लोग गए एक बाजार में, आप चावल लेके बैठे हो, मेरे पास दाल है, मैंने आपको 1 किलो दाल दी और बदले में 1 किलो चावल ले लिए। इसको बोलते हैं एक वस्तु को दूसरी वस्तु से बदल के ले लेना, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इस प्रकार का यहाँ पे व्यापार होता था। बर्तन के बारे में देखिए, काले रंग के डिजाइन के बर्तन हुआ करते थे और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। काले रंग से क्या डिजाइन होती थी, बर्तन भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये बर्तन, देखिए ये बर्तन है, इनकी जो डिजाइनिंग होती थी वो काले रंग से होती थी और लाल मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। अब इसके पतन के कारण देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि भूकंप आया होगा पृथ्वी पे, कुछ लोग मानते हैं कि प्राकृतिक कोई आपदा आई होगी, हो भी सकता है। वर्तमान में कोरोना चल रहा है, पता नहीं है कितने लोगों को ले डूबेगा, तो हो सकता है कोई ऐसी बीमारी आई हो। पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आया हो, मतलब पारिस्थितिक बदलाव आया हो, मौसम बदलाव आया हो, है ना, जैसे हिमयुग आया हो, या फिर हो सकता है कोई बहुत बड़ी बाढ़ आई हो, या फिर मौसम ने करवट ली हो अपनी, कुछ भी हो सकता है। जनसंख्या का बढ़ना ये भी एक कारण मानते हैं। और भोजन की अनुपलब्धता, मतलब हो सकता है कि भोजन भी ना हुआ, किसी खेत में आग लग गई या फिर जंगल के जंगल जल गए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये होता था मोहनजोदड़ो में। अगली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ शहरों के नाम रह गए, जैसे कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, तो इनके बारे में कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।